Hello and welcome everyone. Today we are going to study another important topic of Civil Procedure Code, that is about Section 10 Res Subjudice. Res subjudice का मतलब होता है res means subject matter and subjudice means under judge और under consideration. इसका complete meaning ये है कि जो subject matter है that is not been decided, तो वो क्या है, पेंडिंग है बिफोर अ कॉम्पिटेंट कोर्ट. तो देखिए सेक्शन 10 सी. सेक्शन 10 हम की हेडिंग क्या है, दैट इज़ स्टे ऑफ सूट. सेक्शन 10 स्टे करता है एक सूट को. वो सूट कौन सी होगी उसके लिए हमें पूरा सेक्शन रीड करना पड़ेगा. तो देखिए क्या कहता है, नो कोर्ट शैल प्रोसीड with the trial of any suit in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title where such suit is pending in the same or any other court in India having jurisdiction to grant relief claimed or in any court beyond the limit of India established or continued by the central government and having like jurisdiction or before the Supreme Court. तो इस सेक्शन को पढ़ के इतना तो सारा हमें कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन जब इसके हम एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे. तो देखिए फर्स्ट जो इसकी लाइन है वो क्या कहती है, नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल. तो इसमें क्या बार कर दिया, यहाँ पे बार किया गया है ट्रायल को. तो कोर्ट को बार किया गया है कि वो ट्रायल नहीं करेगा किसका, ऑफ एनी सूट इन विच द मैटर इन इशू इज डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू अ प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट. तो देखिए हम एग्जांपल लेते हैं. एक है कोर्ट 1, एक है कोर्ट 2. कोर्ट 1 में हमने सूट फाइल की S1 और कोर्ट 2 में की S2. अब जो सूट हमने S1 फाइल की, अब हमने S2 फाइल की. S2 है हमारी सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड सूट एंड S1 है हमारी प्रीवियसली जो पहले इंस्टीट्यूट की है हमने. तो जब हम S2 को इंस्टीट्यूट कर रहे थे तो जो मैटर इन इशू इस सूट में है S2 के अंदर, वही मैटर इन इशू जो मैटर इन इशू है S2 के अंदर, वही मैटर इन इशू डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू है S1 के अंदर. तो इस केस में क्या कहता है सेक्शन 10 कि जो कोर्ट 2 है वो ऐसी सूट की ट्रायल नहीं करेगी. ठीक है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है ताकि हम लिटिगेशंस को जल्द से जल्द डिस्पोज ऑफ कर पाएँ और कोई भी एम्बिग्यूटीज़ ना रहें उसमें. क्योंकि अगर हम दोनों कोर्ट्स को अलाउ कर देंगे सूट्स के साथ डील करने के लिए, सेम सूट के साथ डील करने के लिए, तो देयर वुड बी अ सिचुएशन जहाँ पे कॉन्ट्ररी डिसीजंस आ सकते हैं. तो ऐसी सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कहते हैं कि जो सब्सिक्वेंट सूट है उसको कोर्ट ट्राई नहीं करेगी. इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली है कि इन दोनों कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है सूट को डील करने की, लेकिन बाय द प्रिंसिपल ये जो हम जिस कोर्ट में हमने दूसरी सूट फाइल की है उस सूट को बार किया गया है उस ट्रायल करने से. ठीक है, तो अब इसके हम एसेंशियल्स देखते हैं और उसके बाद आपको और क्लियर होगा. सी, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 2 सूट होंगी. एक हमने बात की S1 की, एक हमने बात की S2 की. प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट कौन सी है हमारी, S1 है, एंड सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड सूट कौन सी है हमारी, S2 है. ठीक है, अब जो मैटर इन इशू है हमारा S2 में, यानी सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड सूट में जो हमारा मैटर इन इशू है, यानी जो पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी है, डिस्प्यूट है, वही पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू है इन S1. यहाँ पे डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू का मतलब ये है कि बिना उस मैटर को डिसाइड किए
कोर्ट अपना डिसीजन दे ही नहीं सकती, मीन्स इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डिसाइड दैट मैटर। तो अगर ऐसा कोई मैटर है तो दूसरी कोर्ट को बार किया गया है उस सूट के साथ डील करने से, ठीक है। और थर्ड एसेंशियल क्या है कि बिटवीन द सेम पार्टीज़ होना चाहिए, इसमें तो कोई हमें डाउट नहीं होना चाहिए। और वो पार्टीज़ एक ही मतलब सेम टाइटल क्लेम कर रही हो। जैसे अगर पहले कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड सूट फाइल किया था, उसमें ओनरशिप डिस्प्यूट में थी, तो अगली जो सब्सिक्वेंट सूट वो इंस्टीट्यूट करेंगे उसमें भी ओनरशिप ही डिस्प्यूट में होनी चाहिए, वो सेम टाइटल में क्लेम करनी चाहिए, ठीक है। अगर टाइटल चेंज हो जाएगा तो ये बार अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद क्या कहता है कि हमारी जो सूट 1 है, यानी प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट है, वो पेंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। पेंडिंग होनी चाहिए, वो कहाँ पे पेंडिंग हो सकती है, या तो सेम कोर्ट में पेंडिंग हो सकती है या फिर किसी और कोर्ट में पेंडिंग हो सकती है लेकिन विद इन इंडिया, या फिर कोई ऐसी कोर्ट जो आउटसाइड इंडिया है, दैट इज़ बियॉन्ड इंडिया बट इट इज़ एस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उस कोर्ट में भी प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट पेंडिंग हो सकता है, या फिर हमारी सुप्रीम कोर्ट। तो इनमें से अगर किसी भी कोर्ट में एक सूट पेंडिंग है और उसी सूट को हम किसी और कोर्ट में फाइल कर रहे हैं, तो जो दूसरी कोर्ट है उसे बार किया गया है कि आप उसकी ट्रायल नहीं करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको भी एक एग्जांपल में बताया था कि हमारे पास एक सूट 1 है जो कोर्ट 1 में इंस्टीट्यूट की गई है, एक सूट 2 है जो कोर्ट 2 में इंस्टीट्यूट की गई है। जो हमारे सूट नंबर 2 है उसमें जो मैटर इन इशू है वही मैटर इन इशू डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू है सूट 1 में, और सूट 1 अभी पेंडिंग है, सूट 1 अभी डिसाइड नहीं हुई है, दैट इज़ पेंडिंग इन अ कोर्ट। और वो कोर्ट कैसी होनी चाहिए, कम्पिटेंट होनी चाहिए टू ग्रांट रिलीफ इन सब्सिक्वेंट सूट। देखिए, अगर वो जो हमारी कोर्ट 1 है अगर वो कम्पिटेंट ही नहीं होगी सेकंड सूट में जो मैटर इन इशू है उसको डील करने के लिए, तो ये कोई प्रिंसिपल का क्वेश्चन ही उठता, ठीक है। क्योंकि अगर वो कम्पिटेंट होती तो वो डिसाइड कर देती, अब वो कम्पिटेंट ही नहीं है तो वो डिसाइड ही नहीं करेगी, और डिसाइड नहीं करेगी तो कोई कंट्रोवर्सी अराइज होगी ही नहीं। तो क्या है, जो कोर्ट 1 है वो कम्पिटेंट होनी चाहिए टू ग्रांट रिलीफ इन सूट 2 दैट इज़ क्लेम्ड अंडर सूट 2। अगर वो कम्पिटेंट नहीं है तो ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। अब इसमें मेन बात हमें एक ध्यान रखने वाली है कि ये जो सेक्शन है वो बार करता है कोर्ट नंबर 2 को टू प्रोसीड विद द ट्रायल। तो इसका मतलब क्या है कि ये सूट की इंस्टीट्यूशन को बार नहीं करता है, ठीक है। हम सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं लेकिन सिर्फ बार इस चीज़ का है कि कोर्ट उसकी ट्रायल के साथ प्रोसीड नहीं करेगी। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ट्रायल की स्टेज आ चुकी है, ट्रायल स्टार्ट हो चुकी है। तो देखिए, ट्रायल का जो वाइडर मीनिंग है उसमें तो सारी प्रोसीडिंग इंक्लूड हो जाती हैं जिसमें कोर्ट अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करती है। लेकिन जैसा कि हमें पता है जो पर्पज़ है सेक्शन 10 का, वो पर्पज़ ये है कि दो कोर्ट एक साथ ट्राई ना करें एक सूट को जिसमें मैटर इन इश्यूज़ सेम हैं, पार्टीज़ भी सेम हैं। तो इस ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए हमने ट्रायल के मीनिंग को एक एक्यूट रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड की हैं, ठीक है, एक्यूट स्कोप दे दिया है। तो इसमें क्या है, ट्रायल का मतलब होगा जब कोर्ट इश्यूज़ को सेटल करती है, ठीक है, और डिसीज़न देने की तरफ बढ़ती है, तो उस स्टेज पर कोर्ट नहीं जाएगी। यहाँ पे कोर्ट को सिर्फ ट्रायल के लिए बार किया गया है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन के लिए बार नहीं किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि कोर्ट जो इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स हैं उनको पास कर सकती है, ठीक है। तो फिर हम इसमें क्या ध्यान रखेंगे कि क्या बार लगाया गया है,
ट्रायल पे बार लगाया गया है, ना कि इंस्टीट्यूशन पे, ठीक है। और एंड द कोर्ट इज़ इनफ कैपेबल ऑफ गिविंग इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स। तो ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ रेस सबजुडाइस, ठीक है। तो एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि इसमें 2 सूट्स होंगी, एक प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड, एक सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड। जो सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड सूट है उसमें जो मैटर इन इशू है वही मैटर इन इशू डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू है इन ए प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट। और जो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट है वो अभी डिसाइड नहीं हुई है, वो पेंडिंग है बिफोर द सेम कोर्ट या फिर किसी और कोर्ट के पास, या फिर किसी और ऐसी कोर्ट जो बियॉन्ड इंडिया है लेकिन एस्टेब्लिश्ड बाय है सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर हमारी सुप्रीम कोर्ट के बिफोर वो पेंडिंग है। और जो सूट सब्सिक्वेंट सूट फाइल किया गया है वो उन्हीं पार्टीज़ ने फाइल किया है जो सूट 1 को लेकर आई थी। यानी पार्टीज़ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और वो टाइटल भी उनका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ रेस सबजुडाइस। आई होप आपको ये बहुत ही आसान लैंग्वेज में क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा आपको इस टॉपिक में कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि क्या होना चाहिए, 2 सूट्स होनी चाहिए, एक प्रीवियसली एक सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड। जो सब्सिक्वेंट सूट है उसमें जो मैटर इन इशू है वो ही मैटर इन इशू डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू होना चाहिए एक प्रीवियस सूट में। और वो प्रीवियस सूट अभी पेंडिंग है एक कोर्ट में, और वो कोर्ट कम्पिटेंट होनी चाहिए टू ग्रांट रिलीफ रिस्पेक्टिंग द सूट नंबर 2। अगर वो कम्पिटेंट नहीं होगी तो फिर ये क्वेश्चन अराइज होगा ही नहीं, ठीक है। तो फिर ये बार अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, एक बात और है इसमें, अगर कोर्ट इसके बाद भी, वैसे तो हमारा जो सेक्शन है वो क्या कहता है, ये मैंडेटरी प्रोविज़न है, ठीक है। नो कोर्ट शैल प्रोसीड, तो यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ किया गया है, शैल यूज़ किया गया है, मैंडेटरी है। लेकिन हमें बहुत सारे डिसीजंस से पता ये चलता है कि हम सब जानते हैं जो प्रोसीजर है दैट इज़ ओनली फॉर द पर्पस ऑफ ग्रांट ऑफ जस्टिस। सो प्रोसीजर इज़ हैंडमेड ऑफ जस्टिस। तो अगर कोर्ट इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करती है और कोई डिक्री प्रोनाउंस कर देती है तो वो डिक्री कम्प्लीटली वैलिड होगी, ठीक है। वो नल नहीं होगी, वो कम्प्लीटली वैलिड होगी, ठीक है। क्योंकि प्रोसीजर का काम सिर्फ इतना है कि हम जस्टिस तक पहुंच सकें, और अगर जस्टिस किसी भी सूट में दिया गया है तो वो इस वजह से नल एंड वॉइड नहीं होगी क्योंकि मियरली एक प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया, ठीक है। बस इस सेक्शन का पर्पस ये है कि 2 कोर्ट अपना टाइम वेस्ट ना करें। मतलब एक ही सूट को डील करने में अगर 2 सूट अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे इसका पर्पस क्या है, कोर्ट के एक्सपेंसेस को बचाना, कोर्ट के टाइम को सेव करना, नंबर ऑफ लिटिगेशंस को रिड्यूस करना, मल्टीपल सूट्स को प्रिवेंट करना, और कोर्ट की टाइम और एक्सपेंसेस को सेव करना। तो ये है बेसिकली इसका पर्पस। लेकिन अगर ये फॉलो नहीं होता है तो सूट नल एंड वॉइड नहीं होगी, बिकॉज प्रोसीजर इज़ हैंडमेड ऑफ जस्टिस। सो आई होप आपको ये सेक्शन अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो स्टे ट्यून्ड with no legal world to no legal world, and like, subscribe and share the channel. Thank you.